Okay, we are all set. Hello everyone, I am Dr. Anamika and मैं आपको एनेस्थीसिया के क्लासेस लूँगी. सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स में जस्ट हम मेजर टाइप्स क्या होते हैं वो कवर करेंगे. एनेस्थीसिया में टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया क्या होती हैं. अब अगर हम इसको ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो उसमें पहला आता है जनरल एनेस्थीसिया. जनरल मतलब आपने पूरा बेहोश कर रखा है पेशेंट को और सर्जरी के लिए या कोई भी प्रोसीजर है उसके लिए, ठीक है. इवन जैसे फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है सर्जरी हो, सिर्फ एक एग्जामिनेशन भी हो सकता है अंडर जनरल एनेस्थीसिया. तो जनरल एनेस्थीसिया दिया आपने, इसके कंपोनेंट्स मैं अभी आपको डिस्कस करूँगी. नेक्स्ट आता है हमारा रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर फर्दर हम कैटेगराइज करें तो एक सेंट्रल न्यूरैक्शियल एनेस्थीसिया होता है, न्यूरैक्शियल एनेस्थीसिया. इसके अंदर फर्दर 2 टाइप्स आएंगे, या तो आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है पेशेंट को या फिर आपने उनको एपिड्यूरल लगाया है. बेसिकली आपने उनकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहीं पे ड्रग डिपॉजिट किया है, के अराउंड डिपॉजिट किया है ड्रग, उसकी वजह से हमें एक रीजन ब्लॉक हो गया. फॉर एग्जांपल इसमें जैसे लंबर एरिया में आपने ड्रग डिपॉजिट किया तो लोअर बिलो पूरा एनेस्थीसिया हो गया, पूरा सुन्न हो गया, एंड देन यू आर परफॉर्मिंग सम सर्जरी ऑन द लोअर लिम्ब. Okay, similarly for the epidurals also, if you are doing some if for epidurals, if you are giving like in the labor epidural or any kind of for the pain relief you are giving, and that is regional anesthesia. थर्ड कैटेगरी इज जस्ट लोकल एनेस्थीसिया. फॉर एग्जांपल आपने एमला क्रीम यूज़ की और आपने आईवी कैनुला इंसर्शन के लिए किया, या आपको कोई छोटा सा कहीं पे भी बॉयल था या कुछ भी था उसका निकालना था, कोई भी लीजन था, आपने लोकली वहाँ पे ड्रग इंजेक्ट किया स्किन में और उसको निकाल दिया गया, दैट इज़ द लोकल एनेस्थीसिया. तो ये ब्रॉड कैटेगरी है हमारी जो हमने उसको डिवाइड किया. अब हम देखते हैं फर्दर कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ जनरल एनेस्थीसिया. तो जनरल एनेस्थीसिया आपने अगर ओटी में कभी देखा है तो आपको अच्छे से समझ आएगा. अब अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाइए ओटी में और चेक कीजिए कैसे दिया जाता है. तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया ऑफ जीए, ठीक है, शॉर्ट में जीए बोलते हैं. तो पहला होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. अगर आप सर्जरी के लिए ओटी में पेशेंट को लिया है और उसको कॉन्शियसनेस लूज़ नहीं किया, उसको सब पता चल रहा है ओटी में क्या हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, देन तो वो बहुत डेंजरस है. पेशेंट को अगर अवेयरनेस रह जाती है बहुत बार, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं हुआ है तो देन वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है. मतलब आपने एनेस्थीसिया में कोई प्रॉब्लम है और आपने ढंग से नहीं दिया है. नेक्स्ट होना चाहिए कि देयर शुड बी लॉस ऑफ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स. तो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स चला जाना चाहिए. तीसरा होना चाहिए अमनीजिया, मतलब पेशेंट शुड नॉट रिमेंबर व्हाट हैपन टू हिम इन ओटी. क्या आप बातें कर रहे थे, अगर आप गपशप लड़ा रहे थे ओटी के अंदर, सारी पेशेंट आपको आके बता रहा है चीज़ें, तो मतलब पेशेंट अवेयर था ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है. दैट इज़ अ क्राइम, डोंट लेट इट हैपन. बट जो आपके रिकमेंडेशंस एंड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज़ मसल रिलैक्सेशन. That can be plus or minus in anesthesia, मतलब it might or might not be the component for general anesthesia. किसी सर्जरी में जैसे एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया है या कुछ सर्जरी में सरफेस सर्जरीज हैं, हमें ज़रूरी नहीं है आपको मसल रिलैक्सेशन देना पड़े. और लास्ट कंपोनेंट एंड फॉरमोस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एनाल्जेसिया. एनाल्जेसिया मतलब आपने पेन रिलीफ किया है पेशेंट का. तो जब आप भी अगर कोई सर्जरी के लिए जा रहे हैं, आप चाहेंगे आपको बिल्कुल पेन फील ना हो. अगर सर्जन ऑपरेट कर रहा है आपके ऊपर तो आपकी मसल्स रिलैक्स्ड हैं. अगर डीप सर्जरी है, अगर सरफेस सर्जरी है, इट कैन बी अवॉइडेड. और आप चाहेंगे आपको कुछ भी याद ना रहे सर्जरी का, आप एकदम अनकॉन्शियस हो और आपके लॉस ऑफ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स हो, वो चाहेगा सर्जन कि वो आराम से ऑपरेट कर सके. तो ये हमारे ब्रॉडली कैटेगराइज किया है हमने. दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया. अगर हम देखें, अब हमको जनरल एनेस्थीसिया कैन बी गिवन बाय मल्टीपल ड्रग्स. इट इज़ नॉट लाइक आपने एक दवाई दी, मल्टीपल एनेस्थेटिक ड्रग्स, आपने एक दवाई दी और पूरा पेशेंट बेहोश हो गया, ऐसे नहीं होगा. कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, ठीक है, एमनीजिया, ये सब कुछ अगर हम आपको खोना है तो इसके लिए या तो कोई आईवी एनेस्थेटिक एजेंट्स यूज़ होंगे, आईवी एजेंट्स या इन्हेलेशनल एजेंट्स. आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा, सीवोफ्लुरेन,
डेस्फ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, हैलोथेन, दीज ऑल आर इनहेलेशनल एजेंट्स। IV एजेंट्स जैसे प्रोपोफॉल, थायोपेंटोन, कीटामीन, इसके साथ और एडजुवेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं हम, जो मैं अभी बताऊंगी आगे आपको, ठीक है। मिडाजोलैम हो गया या फिर ओपियोइड जो भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट, वो एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ता है। तो मसल रिलैक्सेशन के लिए आपको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स देने पड़ते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, दे कैन बी डीपोलराइजिंग एजेंट्स और नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और लास्ट पार्ट आता है हमारा एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया में या तो आप ओपियोइड्स दे रहे हैं पेशेंट को, जब मॉर्फिन हो गया, फेंटनिल हो गया, है ना, फेंटनिल दे रहे हैं या मॉर्फिन दे रहे हैं, और आप कुछ और मल्टी मॉडल के लिए पीसीएम यूज़ कर रहे हैं या डाइक्लोफेनाक एनसेड में यूज़ कर रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट एनेस्थीसिया तब होगा जब ये सारे कंपोनेंट्स आपके कवर होंगे। सारे में बस मसल रिलैक्सेशन प्लस माइनस है आपका, ज़रूरी नहीं है वो हर एक एनेस्थीसिया में आपको देना पड़े, ठीक है। सो दीज आर ब्रॉडली द कैटेगराइजेशन, द कंपोनेंट्स ऑफ एनेस्थीसिया जो हमको चाहिए ही चाहिए ड्यूरिंग एनी सर्जरी, सो दैट द सर्जरी अच्छे से आपकी परफॉर्म हो सके, सर्जन कंफर्टेबल रहे, पेशेंट भी कंफर्टेबल रहे, ओके ये सब होना चाहिए ड्यूरिंग द सर्जरी। फिर जब स्टेप्स क्या होते हैं हमारे बेसिक, अगर हम स्टेप्स देखें तो अगर आप ओटी के अंदर गए हैं, पेशेंट ओटी के अंदर गया, तो सबसे पहले पेशेंट को क्या किया जाता है? ओटी के अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या अटैच करते हैं? मॉनिटर्स। पेशेंट के मॉनिटर्स अटैच करने में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंडेटरी मॉनिटर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंडेटरी कौन से हैं जो ज़रूरत है ही है, उसके बिना सर्जरी नहीं करनी। तो पहला ECG जो आपकी हार्ट रिदम को बताएगा, दूसरा है पल्स ऑक्सीमेट्री जो SpO2 हम बोलते हैं वो, थर्ड होता है टेम्परेचर प्रोब। अब टेम्परेचर प्रोब में कई जगह पे मैंने पढ़ा है कि मोर देन 30 मिनट्स का सर्जरी है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर टेम्परेचर प्रोब, अदरवाइज यू कैन स्किप इट, ठीक है। और स्पेशली टेम्परेचर प्रोब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर डूइंग पीडियाट्रिक केसेस, क्योंकि उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें टेम्परेचर पता हो, क्योंकि लॉस ऑफ टेम्परेचर एंड गेन दोनों बहुत जल्दी होता है बच्चों में। तीसरा जो मैंडेटरी, चौथा जो मैंडेटरी है वो है ब्लड प्रेशर मॉनिटर। अब ये दो तरह का हो सकता है, या तो NIBP है मतलब नॉन इन्वेजिव है, या IBP है मतलब इन्वेजिव है। इन्वेजिव मतलब आपने आर्टीरियल मॉनिटर डाला है, पेशेंट को आर्टीरियल लाइन डाली है, उसके थ्रू आप मॉनिटरिंग करें। ये मस्ट नहीं है, ये आपको कुछ केसेस में आप यू हैव टू हैव अ जजमेंट टू टेक दिस एज ए मॉनिटर और नॉट, बट दिस इज़ मैंडेटरी, दैट इज़ नॉन इन्वेजिव वन, ओके। जो कफ लगाया जाता है दैट इज़ मैंडेटरी। और फिर लास्ट आता है कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी की भी क्लास आगे मैं सबकी एक इंडिविजुअल लूँगी। ETCO2, ठीक है। ETCO2 जो होता है ये भी हमारा मैंडेटरी मॉनिटर है जो हमें यूज़ करना होता है OT में ले जाने के बाद। तो आप पेशेंट को लेकर गए OT में, आपने मैंडेटरी सारे मॉनिटर्स अटैच कर दिए। अभी नेक्स्ट क्या करना है? मॉनिटर अटैच करने के बाद आपको आप क्या करोगे? IV लोगे पेशेंट का, IV कैन्युला लोगे। IV कैन्युला पहले मत लो, पहले मॉनिटर लगाओ, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को IV कैनुला लेने से वेसोवेगल सिनकपी भी हो जाती है। तो पेशेंट अगर बेहोश हो रहा है, उसको ब्राडिकार्डिया शुरू हो गया, लो BP शुरू हो गया, तो आपको हो सकता है डिटेक्ट नहीं हो, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए। बट अगर आपने मॉनिटर्स अटैच किए हैं तो बहुत ईजिली पिकअप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी IV कैनुला ज़रूर लगा देना चाहिए। उसके नेक्स्ट स्टेप्स फिर आते हैं हमारे यहाँ, हम इंडक्शन कर रहे हैं एनेस्थीसिया का, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया करते हैं। मैं एक सेकेंड में इसको क्लीन कर लेती हूँ। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया मतलब आप ड्रग्स दे के पेशेंट को अंडर एनेस्थीसिया कर रहे हैं। पेशेंट इज़ गेटिंग अंडर, जिसको हम यूजुअल टर्म में बोलते हैं गेटिंग अंडर, ओके। फिर नेक्स्ट आता है पेशेंट का मेंटेनेंस, कैसे कर रहे हैं आप एनेस्थीसिया का। मेंटेनेंस आता है नेक्स्ट फेज़। पहला होता है इंडक्शन, नेक्स्ट होता है मेंटेनेंस फेज़, नेक्स्ट होता है इसका रिवर्सल, पेशेंट को वापस उठाया जा रहा है जब। वो 3 फेजेस हो गए हमारे। मेंटेनेंस आप या तो कम्प्लीटली IV से कर सकते हैं, या फिर आप इनहेलेशनल से कर सकते हैं, या इनका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी, ठीक है। तो अगर आपने इंडक्शन भी IV किया और मेंटेनेंस भी IV किया,
तो वो पूरा आपका टीवा हो जाता है, उसको टीवा टाइप ऑफ इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। टोटल आपने आईवी इंडक्शन किया है अगर एनेस्थीसिया दिया है। अगर रिवर्सल जो करना होता है वो हम उसके लिए एजेंट्स यूज़ करते हैं, नियोस्टिग्मीन और साथ में ग्लाइकोपायरोलेट मोस्ट कॉमनली यूज एजेंट है, ठीक है। तो ये हमें यूज़ करना होता है। तो ये हमारे बेसिक्स हो गए। तो आपने पेशेंट को इंड्यूस किया, पेशेंट अंडर हो गया, हमारे सारे स्टेप्स ऑफ एनेस्थीसिया कवर हो गए, फिर आपने उसको मेंटेन किया, जो भी ज़रूरत थी, पेशेंट ब्लड लॉस हो रहा है, आपने ब्लड रिप्लेस किया, यू आर बीन मॉनिटरिंग द पेशेंट वेल, गिविंग एनेस्थीसिया अकॉर्डिंग टू इट, एंड उसके बाद आपने पेशेंट को रिवर्स करके वापस उठा दिया। और इस टाइम जब पेशेंट उठेगा तो पेशेंट एकदम पेन फ्री होना चाहिए, उसकी सर्जरी ढंग से हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर वो पेन फ्री नहीं उठेगा, वो इधर उधर पैर मारेगा, हाथ मारेगा, एक तो पेशेंट का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होगा, दूसरा उस टाइम पेन अगर पेशेंट को फील होगा तो उस टाइम आपका बीपी भी बढ़ सकता है, अब आपको टैकीकार्डिया भी हो सकता है बीपी बढ़ने से। स्टिचेस पे या फिर अगर कोई जैसे प्लास्टिक सर्जरी हुई है तो जो हमने वहाँ पे सूचर्स लिए हैं वो भी ओपन हो सकते हैं। तो हमको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं ड्यूरिंग द when you are giving anesthesia. So these are just the basics of anesthesia. In further classes I'll be covering for more topics, so keep tuning. Do subscribe my channel, forward and share it with your friends so that they also can get benefited.